यहाँ मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ फिर से आपके सामने। ये है हमारा ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है, हमारे ब्लड के ऊपर बेस्ड है। जो ह्यूमन ब्लड होता है इसे हम फ्यूल्ड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ह्यूमन ब्लड इज़ ऑल्सो नोन एज फ्यूल्ड कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू का मतलब क्या होता है, इसके लिए मैंने एक पहले लेक्चर डाला हुआ है सेल का, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने सेल के बारे में कंप्लीट डिस्कशन बताया है और उसी के रिलेटेड है हमारा टिश्यू। जब कोई भी सेल होती हैं और वो एक ग्रुप में रहकर परफॉर्म करती हैं, जब सेल ग्रुप में रहकर परफॉर्म करती हैं तो ग्रुप में कौन रहेगा, जिसकी एक प्रकार के विचार होंगे, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, जो एक प्रकार का काम कर सकते होंगे, जिनका वर्क जो भी डिफाइन होता होगा वो स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म कर पाएंगे। इस वजह से जो एक ग्रुप बनता है सेल का, जिसके अंतर्गत वो सारी सेल आती हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, जो एक स्पेसिफिक कार्य को कर सकती हैं, स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म कर सकती हैं, तो वो जो सारी सेल एक ग्रुप का फॉर्मेशन करती हैं तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू भी कई प्रकार के होते हैं। मैं जल्दी एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, स्पेसिफिक कौन सा कार्य वो या कौन सा वर्क वो परफॉर्म करते हैं। अभी बात आई है फ्यूल्ड कनेक्टिव टिश्यू की, तो मैं इसे ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो फ्यूल्ड कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये फ्यूल्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं इन्हें आपस में कनेक्ट कर रहा है, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू है। और साथ ही साथ इसके अंदर जितनी भी सेल्स होंगे वो एक प्रकार का वर्क परफॉर्म करेंगे और इनके एक प्रकार के वर्क परफॉर्म करने की वजह से इन्हें क्या कहा जा रहा है, फ्यूल्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि अगर हम इसका स्टेट देखें तो स्टेट क्या होता है ब्लड का, कि एक फ्यूल्ड होती है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जो ब्लड होता है इसका एक इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा एक पॉइंट बस और है कि इसका जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होती है। तो थोड़ा सा मैं पीएच को डिफाइन करती हूँ। मैं स्पेसिफिक छोटे छोटे वीडियोस जरूर लाऊंगी आपको कि पीएच क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए। वैसे जो पीएच होता है इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये पावर ऑफ हाइड्रोजन के फॉर्म में क्या बताता है, किसी भी सब्सटेंस की एसिड बताता है कि उसके अंदर कितनी एसिड प्रवृत्ति है या कितनी अम्लीय प्रवृत्ति है, या बताता है उसके अंदर कितनी क्षारीय प्रवृत्ति है। मतलब वो एसिड डिफाइन करता है कि वो कितना एसिड है, या बेस है तो वो कितनी उसके अंदर पावर है बेसिसिटी की। तो इस वे पे देखा जाए तो ये पीएच क्या है, एक स्केल है। और यहाँ जब हम लेते हैं 0 से 7 के बीच का इंडिकेशन लेते हैं तो वो एसिड होता है, और 7 से 14 के बीच का जब हम इंडिकेशन लेते हैं तो वो हमारा बेस होता है। अब यदि हम ये देखें कि हमारा जो ह्यूमन ब्लड है वो कहाँ पर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जो ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7.4। इसका मतलब जो ब्लड होता है इसकी कैसी प्रवृत्ति होती है, तो ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अब इसके आगे हम थोड़ा सा और जाते हैं। जैसे हमारा ब्लड का जो कंपोजिशन है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो ब्लड के कंपोजिशन के अंतर्गत ब्लड को 2 पार्ट में डिफाइन किया गया है। उसका एक पार्ट कहलाता है ब्लड कार्पुलस, और उसका जो एक पार्ट है वो कहलाता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है, ये कंटेन करता है ब्लड का 60% एरिया, और जो हमारा ब्लड कार्पुलस है ये कंटेन करता है ब्लड का 40% एरिया। कंप्लीट ब्लड का 60% एरिया हमारा प्लाज्मा कंटेन करता है और 40% एरिया हमारा ब्लड कार्पुलस करता है। अब प्लाज्मा है क्या, ये एक ऐसा लिक्विड पार्ट है जिसमें 90%, प्लाज्मा का 90% क्या होता है, हमारा वाटर होता है। फिर प्लाज्मा में कई सारी चीज़ें मिली होती हैं, जैसे यहाँ पर वाटर के साथ में सॉल्ट होता है, प्रोटीन होता है, ये सारे कुछ मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्लाज्मा का। अब यदि हम इस पूरे मिक्सचर से प्रोटीन को माइनस कर देते हैं, मतलब यदि हम क्या करते हैं, जो हमारा प्लाज्मा है इस प्लाज्मा में से हम प्रोटीन को माइनस कर देते हैं, तो इस केस में जिसका फॉर्मेशन होता है उसे सीरम कहते हैं।
और इसी सीरम की जो स्टडी होती है स्पेसिफिक, यदि हम सीरम की स्टडी करते हैं तो सेरोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम थे प्लाज्मा में। अब इस चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं कि 60% का 90% से क्या मतलब है। जैसे ब्लड हमारा किसी भी चीज़ को हम किस में कंक्लूड करते हैं, 100% में। इसमें मैंने प्लाज्मा को 60 कह दिया, ब्लड कार्पलस को 40 कह दिया। अब 60 का फिर से 90% का मतलब क्या है, मतलब 60% का 90% का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 60% का 90%। ये कट हो गया, ये कट हो गया, 9 6 9 जा 54, मतलब 60% में 54% क्या है आपका, वाटर है। बचा कितना, 6%। उस 6% में आपका सॉल्ट भी आता है, प्रोटीन भी आता है, मिनरल भी आता है, ये सारा चीज़ उसमें कंक्लूड हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं ब्लड कार्पलस में। तो ब्लड कार्पलस के अंदर में क्या क्या आता है, इसे हम देख लेते हैं। तो ब्लड कार्पलस के अंदर में आता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाएं। फिर दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, स्वीट आपकी रुधिर कणिकाएं। अब लास्ट आ गया हमारा प्लेटलेट। तो आरबीसी, ये हमारा आरबीसी के बारे में हम बात करते हैं। तो आरबीसी जो है हमारा, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। आरबीसी के अंतर्गत प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारा ब्लड कैसा दिखता है, लाल दिखता है। अब इसका लाइफ स्पेन की बात करते हैं तो ये 100 से 120 दिन जीवित रहता है। आरबीसी की बात करें कि जब हम सोते हैं, सोने के टाइम में ये जो आरबीसी होता है ये 5% इसमें ट्रांसफॉर्म होता है। और यदि हम ऊंचाई पे जाते हैं, हाइट में जाते हैं, तो हमारे नाक से ब्लड निकलता है ना जब अपन बहुत ज़्यादा हाइट पे जाते हैं। उसका कारण क्या है कि जो हमारी आरबीसी होती हैं वो 30% इसमें बदलाव होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा हो जाता है और बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा या फिर मैं उसके भी वीडियो बना दूंगी, डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस। ये प्रोसेस क्या होती है कि कोई भी कंपोनेंट होता है, कोई भी चीज़ होती है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में फ़्लो करती है। कंसंट्रेशन मतलब अगर हम टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट में देखें तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर हायर है एज़ कम्पेयर टू जो बाहर का टेम्परेचर है। इस वजह से जो हमारे अंदर का ब्लड है वो क्या होता है, बाहर की तरफ आता है। फिर इसके बाद हम आते हैं डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइड्स भी कहते हैं। तो डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है बॉडी को। बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करना मतलब जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं या फिर जो भी डिसीज़ कॉज कर सकते हैं उनसे लड़ने का काम करता है डब्ल्यूबीसी। अब हम आते हैं प्लेटलेट्स में। तो प्लेटलेट्स क्या हैं, इन्हें थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। और थ्रोम्बोसाइट का बेसिकली इनका एक ही टास्क होता है, कई सारे टास्क होते हैं बट बेसिकली देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है इसका। तो ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, ये जो हमारा प्लेटलेट्स है। तो ब्लड क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इमेजिन करिए जैसे हमारी बॉडी में कट मार्क लग गए और कट मार्क लगने के बाद जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है वो कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। तो जो अगर फ्लो होते जा रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास तो वैसे 5 से 6 लीटर का ब्लड होता है। हमारी बॉडी के अंदर में 5 से 6 लीटर का ब्लड होता है। अगर इस प्रकार की स्थिति होगी तो पूरा खून तो बह जाएगा, और अगर ब्लड ही नहीं रहेगा शरीर में तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस वजह से जो भी हमारी बॉडी के जितनी भी प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज़ आप देखिएगा कि हमारी जो कंप्लीट पूरी बॉडी है उस बॉडी के अंतर्गत में जितने भी प्रोसेसेस होंगे उस सभी प्रोसेस में हमारी ऐसा मतलब हमें लगेगा कि सारी नेचुरल प्रोसेसेस हैं, क्योंकि इतनी अच्छे से इसे डिफाइन किया गया है कि मतलब ये था कि कट मार्क लगेगा तो खून बाहर आ सकता है। इस वजह से यहाँ पर क्या चीज़ है, ब्लड क्लॉटिंग की चीज़ है कि हमारी बॉडी में क्या हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो हमारा पूरा ब्लड बाहर हो जाएगा। इसलिए हमारी बॉडी में क्या ज़रूरी होती है, ब्लड क्लॉटिंग का होना।
और ये हो पाता है प्लेटलेट्स की हेल्प से। और अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो उससे डेंगू की बीमारी भी होती है। अब इसके बाद मैंने ब्लड क्लॉटिंग की चर्चा कर ली है, तो मैं आपको ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताना चाहूँगी। जो ब्लड क्लॉटिंग है, इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इसमें कौन सा मिनरल यूज़ होता है। तो इसमें मिनरल के रूप में कैल्शियम यूज़ होता है, जिसका सिंबल Ca होता है। इसमें कौन सा प्रोटीन यूज़ होता है, तो इसमें प्रोटीन यूज़ होता है फिब्रिनोजेन। तो ये फिब्रिनोजेन अगर प्रोटीन है तो क्या हम इसे बाहर से इनटेक करते हैं या हमारी बॉडी में कहीं प्रेजेंट होता है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये हमारे बॉडी के अंदर फॉर्म होता है कि इसे हम इनटेक करते हैं। चलिए ठीक है, मैं ही बता देती हूँ, क्योंकि अभी इतने आप रिप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने इसका लेक्चर ही नहीं दिया हुआ है। कि जो फिब्रिनोजेन प्रोटीन होता है, इसका फॉर्मेशन होता है हमारे लीवर में। तो यदि लीवर में होता है तो इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत पड़ती है कहाँ? ब्लड क्लॉटिंग में। जब हमारा ब्लड शरीर के बाहर निकलता है तो वो जम जाता है, और अगर वो जम जाता है तो उस क्यों जम पाता है? तो वो फिब्रिनोजेन प्रोटीन की वजह से। अगर ऐसा ही है कि ब्लड जम जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर क्यों नहीं जमता? मैं जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछ रही हूँ, अगर आपको बनते होंगे तो आप पॉज करके ज़रूर कमेंट में रिप्लाई करिएगा। तो ये हमारे शरीर में अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता? क्योंकि लीवर एक और प्रोटीन का रिलीज़ करता है जिसे कहते हैं हेपरिन। तो ये जो हेपरिन प्रोटीन है, हमारे बॉडी के अंदर का जो ब्लड है इसे जमने नहीं देता। अगर बॉडी के अंदर ब्लड जम जाएगा तो उससे क्या होगा? बाकी प्रोसेस नहीं हो पाएंगे। जैसे अगर आप देखें, ब्लड से ही कनेक्टेड है सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड से ही कनेक्टेड है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता क्या है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है? जो प्यूरिफाइड ब्लड है पूरी बॉडी में पहुंचता है, इम्प्यूरिफाइड ब्लड है वो हार्ट में पहुंचता है। फिर हम आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो भी ब्लड से कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो ग्लूकोज बन के ब्लड का ही फॉर्मेशन करता है, और इंटर रिलेटेड ये सारे जितने भी हैं वो किससे हैं? ब्लड से हैं। तो इस वजह से ब्लड यदि जम जाएगा तो बाकी सारे प्रोसेसिंग रुक जाएगी, और लाइफ प्रोसेसेस अगर रुक जाएंगे तो हम सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। इस वजह से नेसेसरी क्या है कि हमारा जो ब्लड है वो अंदर क्लॉट ना हो। इसके लिए लीवर किसका सिक्रिएशन करता है? हेपरिन प्रोटीन का सिक्रिएशन करता है, जिसके कारण हमारे बॉडी के अंदर क्या नहीं हो पाता? ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। जैसे कि रेस्पिरेशन में होता क्या है? हमारे ब्लड के अंदर जितने भी CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। अगर CO2 की वैल्यू हमारे ब्लड में बढ़ जाए तो हमारा ब्लड क्या होगा? जम जाएगा, है ना। इस वजह से रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, जिससे हम क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है उसके अंदर से CO2 हम बाहर एक्सेल कर देते हैं। तो ये मिनरल अगर पूछा जाए तो कौन सा मिनरल यूज़ होता है? कैल्शियम। प्रोटीन पूछा जाए तो कौन सा प्रोटीन यूज़ होता है? फिब्रिनोजेन। अब हम इसकी थोड़ी सी रिएक्शन देखते हैं। इसकी 3 रिएक्शंस होती हैं। पहला है थ्रोम्बिन, ये कंबाइन होता है प्रोथ्रोम्बिन से, और ये हमारा नहीं, सॉरी, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारा कंबाइन होता है प्रोथ्रोम्बिन से, और ये फॉर्मेशन करता है थ्रोम्बिन का। फिर यही जो थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन कंबाइंड होता है फिब्रिनोजेन प्रोटीन के साथ में, और ये किसका फॉर्मेशन करता है? फिब्रिन का। अब ये जो हमारा फिब्रिन है ये किसके साथ कंबाइन होता है? तो ब्लड कार्पेलेस के साथ। यहाँ प्लेटलेट्स का यूज होता है, और ये ब्लड कार्पेलेस के साथ कंबाइन होकर ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग का। तो देखिए, इस प्रकार से ब्लड क्लॉटिंग होता है।
जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन कंबाइन होता है, ये पहला रिएक्शन है। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन के साथ कंबाइन होता है और थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करता है। थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन के साथ कंबाइन होता है, फिब्रिन का फॉर्मेशन करता है। फिब्रिन ब्लड कार्पलेस के साथ कंबाइन होता है और ये ब्लड क्लॉटिंग का फॉर्मेशन करता है। मैंने मिनरल बता दिया, कैल्शियम, प्रोटीन बता दिया, फिब्रिनोजन। इसके बाद यहाँ पर विटामिन भी पूछ सकता है कि कौन सा विटामिन नेसेसरी होता है, तो विटामिन के नेसेसरी होता है हमारा ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अच्छा, हमने ब्लड के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली। अब ब्लड का काम क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया काफ़ी सारी चीज़ों के इनडायरेक्ट रूप में कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, यही होता है ना। ब्लड क्या होता है, जितना भी इम्प्योर ब्लड है वो हमारे हार्ट के सेगमेंट में जाता है। हार्ट जिसमें 4 चैम्बर होते हैं, एक सेगमेंट में जाता है, वहाँ से ये आपका ट्राइकस्पाइड नोड से अदर सेगमेंट में आता है, वेंट्रिकल में आता है, ऑरिकल से। फिर यहाँ से आपके हार्ट में जाता है इम्प्योर ब्लड, जिसको वेन्स लेकर आती है पूरे बॉडी में, और ये आपके लंग्स से ये आपके हार्ट से लंग्स तक लेकर आती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, आपकी इम्प्योर ब्लड लेकर आती है लंग्स में, वहाँ क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, और प्यूरिफिकेशन के बाद में जो आपका CO2 है वो एक्सेल हो जाता है। तो यहाँ ब्लड कर क्या रहा है, ब्लड CO2 और ऑक्सीजन का फ्लो करवा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है पूरी बॉडी में। और जब वो हमारे लंग्स में प्यूरिफिकेशन कंप्लीट होता है, देन आफ्टर यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स क्या करती है, प्यूरिफाइड ब्लड को फिर से हार्ट में लेकर जाती है। फिर वो बाइकस्पाइड नोड से क्रॉस होता है और एरोटा से पूरी बॉडी में फिर से स्प्रेड हो जाता है। अब पूरी बॉडी में जब स्प्रेड हो जाता है तो प्यूरिफाइड होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन होता है, CO2 नहीं होता है। तो जितनी भी सेल होती हैं वो सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए उस ऑक्सीजन का यूज़ कर लेती हैं। अब उस ऑक्सीजन का यूज़ करती हैं और उस ब्लड में CO2 डाल देती हैं। फिर ब्लड इम्प्योर हो जाता है, फिर वेन्स पूरा इम्प्योर ब्लड को लेकर हार्ट में जाती है। यही प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो यहाँ पर ब्लड क्या कर रहा है, CO2 और O2 का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। फिर ब्लड का और काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग करना हो गया। ये कनेक्ट करके रखा हुआ है सारे जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा मेरा कंप्लीट लेक्चर था। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको सिंपल स्वीट तरीके से ब्लड के बारे में बता पाऊँ या ब्लड से आपको फैमिलियर करा पाऊँ। हो सकता है कुछ पॉइंट यहाँ पर मिस हुए हों, अगर हुए हों तो आप बताइएगा वीडियो में कमेंट करके। बाकी मैंने कोशिश की है सारी डालने की, और मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी छोटी छोटी टॉपिक हैं, जैसे आपका हो गया ऑस्मोसिस हो गया, डिफ्यूज़न हो गया, चीज़ें हैं, तो मैं इनको वीडियो में तो क्लियर करती हूँ, बट स्पेसिफिक इनके लिए छोटी छोटी वीडियोज़ बनाऊँ ताकि आपकी ये जो टर्मोलॉजी है इससे आप परेशान ना हो। तो यहाँ पर आपका एंड जो भी वीडियो हो रहा है तो इसमें कुछ फैक्ट क्या इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। 7.4 pH, फिर प्लाज्मा 54% प्लाज्मा के अंतर्गत वाटर होता है। फिर इसके बाद में आपके आ गया ल्यूकोसाइट्स किसको कहते हैं, WBC को कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट किसको कहते हैं, प्लेटलेट्स को कहते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं हम कि ये जो हमारे RBCs का फॉर्मेशन कहाँ होता है, WBC का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। RBC का फॉर्मेट जब बच्चा छोटा बच्चा होता है तो उसके लीवर में भी होता है, और जब ये डेड हो जाती हैं मतलब डिस्ट्रॉय होती हैं तो स्प्लीन में होती हैं, जिसे प्लीहा कहा जाता है RBC में। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर हमने ब्लड क्लॉटिंग के रिएक्शन देखी, तो इसमें मिनरल क्या है, कैल्शियम है, विटामिन क्या है, विटामिन के है। फिर इसके बाद में इसमें प्रोटीन क्या है, फिब्रिनोजन है, जिसमें इसका फॉर्मेशन लीवर में होता है। एक और प्रोटीन हमने पढ़ा हेपेरिन, तो हेपेरिन का भी सिक्रिएशन लीवर में होता है। फिब्रिनोजन प्रोटीन अगर पूछेगा ब्लड क्लॉटिंग में क्या हेल्प नहीं करता है, एक ऑप्शन में डाल दिया फिब्रिनोजन, एक ऑप्शन में डाल दिया विटामिन के, एक ऑप्शन में डाल दिया विटामिन B और एक ऑप्शन में डाल दिया कैल्शियम, तो हमारा आ जाएगा विटामिन B। तो इस तरीके से मैं अपना लेक्चर एंड करना चाहूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू।